हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी के अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 57 पर दी गई प्रश्नावली 2.5 की प्रश्न संख्या 3 के हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी किताब में प्रश्नावली 2.5 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 3 में लिखा है कि उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। आप देख रहे हैं पहले भाग में लिखा है 9x की घात 2 धन 6xy धन y की घात 2, और जिसे मैंने यहाँ पर हल करने का प्रयास किया है। आप देखिए, आपको जो बहुपद दिया गया है उसमें 3 पद हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारे पास जो सर्व समीकरण हैं उसमें ऐसे कौन सी सर्व समीकरण है जिसका हम प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम देखने पर पाते हैं कि हमारी जो प्रश्न संख्या है 3 का जो पहला भाग है उसमें जो बहुपद दिया गया है उसमें पहला और तीसरा जो पद है वह पूर्ण वर्ग है। 9x की घात 2 3x का वर्ग है, जिसे मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है, और y की घात 2 स्वयं में ही y का वर्ग है। और जो बीच में पद दिया गया था 6xy, वह उसे हम अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखें तो हम 2 गुणे 3x यानी पहले पद और दूसरे पद के गुणनफल यानी 2 गुणे 3x गुणे y के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जब हम जो हमारी पाठ या इस अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत जो भी सर्व समीकरण दी गई हैं, उन सर्व समीकरणों से अगर हम तुलना करते हैं इस बहुपद के रूप की, तो हम पाते हैं कि सर्व समीकरण 1 से यह मेल खाता है। कैसे मेल खाता है उसको मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। देखिए आप, x की घात 2 के स्थान पर हमारे प्रश्न में या हमारे प्रश्न में दिए गए बहुपद में 3x पूरे की घात 2 है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अर्थात x के स्थान पर 3x है और पूरे की घात 2 यहाँ पर है। और इसी प्रकार धन y की घात 2 जो दूसरा पद है वर्ग वाला, पूर्ण वर्ग वाला, उसमें हम देखते हैं कि y की घात 2 हमारे वो सर्वसमीका के बाएं पक्ष में, सर्वसमीका के दाएं पक्ष में भी था। यहाँ पर हम बाएं पक्ष के रूप में उसे लिख रहे हैं। तो दूसरा पद जो है वो y की घात 2 है, और हमारे प्रश्न में भी दूसरा पद y की घात 2 के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। और जो तीसरा पद है सर्व समीका में, उसे हम अगर देखें तो यहाँ पर 2xy है, और इस हम अपने बहुपद में जो कि प्रश्न संख्या 3 के पहले भाग में दिया गया है, उसे हम जब इस रूप में लिखते हैं तो हम पाते हैं कि इस तीसरे पद को, बहुपद के तीसरे पद को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3x गुणे y। यहाँ पर 3x हमारा पहला पद है जिसका वर्ग हो रहा है, और y दूसरा पद है जिसका वर्ग हो रहा है। इन दोनों के गुणनफल के दुगने के रूप में इसे हम इस तीसरे पद को लिख लेते हैं। हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पर ऐसा कर पा रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि जो सर्वसमीका का तीसरा पद है उसमें भी ऐसा ही है। पहला पद जिसका वर्ग हो रहा था वो यहाँ पर है, और गुणे में दूसरा पद है जिसका वर्ग इस सर्वसमीका में हो रहा है, और इन दोनों का गुणा हो रहा है और साथ ही साथ में 2 भी गुणा में है।
तो हम देखते हैं कि जो हमें जो बहुपद दिया गया था उसकी तुलना जब हम सर्वसमिका एक के दाएं पक्ष से करते हैं, जिसे हमने यहाँ पर बाएं पक्ष में लिखा है, तो वह एकदम इससे मेल खाता है। और इस प्रकार हम यह देखते हैं कि सर्वसमिका में x के स्थान पर यदि हम 3x लिख दें और y के स्थान पर y ही लिखें, तो हम उसे संक्षिप्त करके सर्वसमिका के अनुसार x धन y पूरे की घात 2 की तरह लिख सकते हैं, जहाँ पर x के स्थान पर हमें 3x लिखना है, जैसा कि यहाँ पर लिखकर दिखाया गया है, और धन के स्थान पर धन ही रहेगा और y के स्थान पर y रहेगा, क्योंकि हमारे प्रश्न में सर्वसमिका और दिए गए बहुपद की तुलना करने पर हमें y के स्थान पर y ही प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम सर्वसमिका के बाएं पक्ष में जो लिखा हुआ था x धन y पूरे की घात 2, उसके स्थान पर हम 3x धन y पूरे की घात 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर फिर यह घातांक के रूप में लिखा गया है यहाँ पर, तो घात किसके ऊपर लगी है? 3x धन y के ऊपर लगी है, तो यह आधार की तरह से हो गया, और घात यहाँ पर या घातांक यहाँ पर 2 है। तो हम आधार को अर्थात 3x धन y को 2 बार लिखेंगे और बीच में गुणे का चिन्ह रहेगा। तो जब यहाँ पर ब्रैकेट्स के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर गुणे का चिन्ह है। तो इस प्रकार हम 3x धन y पूरे की घात 2 को 3x धन y एक ब्रैकेट में और फिर दूसरे ब्रैकेट में 3x धन y के रूप में लिख सकते हैं। और चूंकि ये दोनों ही ब्रैकेट्स गुणा में हैं, और इस प्रकार हमें यहाँ पर 2 बहुपद प्राप्त हो रहे हैं जो गुणा में हैं, और अर्थात हम क्या कहेंगे कि गुणनखंड के रूप में है। तो जो बहुपद गुणा के रूप में होते हैं वे गुणनखंड के रूप में होते हैं, और हमें अपने दिए गए बहुपद को गुणनखंड के रूप में ही प्राप्त करना था, जिसे हमने 2 बहुपदों के गुणनफल के रूप में यहाँ पर लिखा है, और इस प्रकार यही यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद जो प्रश्न संख्या 3 के दूसरे भाग में बहुपद दिया गया है वह 4y की घात 2 ऋण 4y धन 1 दिया गया है, और इसे जब हम हल करते हैं तो हम पाते हैं कि 4y की घात 2 को हम 2y पूरे की घात 2 लिख सकते हैं, 1 को हम 1 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, और ऋण 4y को यहाँ पर फिलहाल ऐसे ही लिख दिया गया है। इसके बाद यदि हम और इसे थोड़ा सा इसका रूप बदलने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि 2y पूरे की घात 2 को तो हम ऐसे ही लिख ले रहे हैं, फिर 1 धन 1 की घात 2 को हमने दूसरे नंबर पर यहाँ पर लिखा है धन 1 की घात 2, और ऋण ये जो 4y था 4y को गुणनखंड करके हम 2 गुणे 2y एक ब्रैकेट 2y को एक ब्रैकेट में और गुणे 1 दूसरे ब्रैकेट में इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम 2 और 2 की गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और फिर 4 की जब 1 से गुणा होगी तो 4 ही आ जाएगा, अर्थात यही, और y ऐसे ही आ जाएगा, तो 4y ही हमको प्राप्त होगा। तो ऋण 4y को हम ऋण 2 और ब्रैकेट में 2y फिर ब्रैकेट में 1 इस रूप में गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी जो सर्वसमिका 2 है यह उससे बिल्कुल मेल खाता है। हमारी सर्वसमिका 2 इस रूप में थी कि x माइनस वाई पूरे की घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2 ऋण 2xy इस रूप में थी, परंतु हम इसे यहाँ पर उलट करके लिखते हैं। यहाँ पर हम वहाँ पर जो दायां पक्ष था उसे हमने बाएं पक्ष के रूप में यहाँ पर लिखा है, जो दायां पक्ष था उसे हमने बाएं पक्ष के रूप में लिखा है। यहाँ पर हमने जो हमारी सर्वसमिका में दायां पक्ष था उसे हमने यहाँ पर बाएं पक्ष के रूप में लिखा है, और जो हमारी सर्वसमिका में बाएं पक्ष के रूप में था उसे हमने यहाँ पर दाएं पक्ष के रूप में लिखा है। तो यह आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो हम जब तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि सर्वसमिका 2 के जो पहले पद में x का वर्ग था उसके स्थान पर हमारे दिए गए बहुपद में 2y पूरे की घात 2 है, और इस प्रकार जब हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि
x के स्थान पर 2y हमें यहाँ पर दिख रहा है, और धन के स्थान पर फिर धन दिख रहा है, और y के स्थान पर हमें 1 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर y की घात 2 हो रही है, यहाँ पर 1 की घात 2 हो रही है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें y के स्थान पर यहाँ पर 1 मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए तो ऋण के स्थान पर ऋण है, और 2 के स्थान पर 2 है, और x के स्थान पर फिर 2y है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2y था, यहाँ पर भी 2y है, और फिर y के स्थान पर 1, जो यहाँ पर y के स्थान पर 1 था, तो वही मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी सर्वसमिका 2 थी, उसके दाएं पक्ष से ये हमारा दिया हुआ बहुपद बिल्कुल मेल खा रहा है, जब हम इस रूप में लिख लेते हैं दिए गए बहुपद को। अब हम इसमें सर्वसमिका 2 का प्रयोग करके इसको गुणनखंडित कर सकते हैं, इसका गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। अब चूँकि x की घात 2 धन y की घात 2 ऋण 2xy को हम छोटा करके या गुणनखंड के रूप में x ऋण y पूरे की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम ऐसा ही यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सर्वसमिका 2 से मेल खाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसे जब संक्षिप्त करेंगे, छोटा रूप में लिखेंगे, तो हम पहला पद हमारा x हो जाएगा, x की जगह पर 2y लिखेंगे, और ऋण की जगह पर ऋण लिखेंगे, y के स्थान पर हम 1 लिखेंगे, तो हमें 2y ऋण 1 हमें प्राप्त होगा। यहाँ पर 2y ऋण 1 हमें प्राप्त होगा, देख रहे हैं, और पूरे की घात 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर x माइनस वाई पूरे की घात 2 है। अब यहाँ पर फिर ये घातांक के रूप में लिखा हुआ है, जिसे आप घातांक यहाँ पर 2 है, इसलिए 2 बार हम आधार को लिखेंगे, अर्थात 2y ऋण 1 को 2 बार लिखेंगे ब्रैकेट में, और बीच में गुणे का चिन्ह लगा देंगे, या नहीं भी लगाएंगे तो भी वो गुणे का चिन्ह ही वहाँ पर माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने दिए गए बहुपद 4y की घात 2 ऋण 4y धन 1 को गुणनखंड के रूप में जब लिखते हैं तो इस रूप में प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि गुणनखंड के रूप में लिखने का मतलब यह है कि ऐसे बहुपद उसमें होने चाहिए जो गुणा में हों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 बहुपद हैं और दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, और यही हमारे दिए गए बहुपद का गुणनखंड का रूप है, और यही उत्तर होगा। यहाँ पर घात के रूप में जब हम संख्याओं को लिखते हैं, उसे समझाने का प्रयास किया गया है कि a की घात 2 अगर हम लिखते हैं तो a यहाँ पर आधार होता है, बेस होता है अंग्रेजी में आप कहते हैं, और 2 घात या घातांक होता है, जिसे अंग्रेजी में पावर या इंडेक्स कहते हैं। अब अगर हम प्रश्न संख्या 3 के तीसरे भाग को देखें, तो जिसमें x की घात 2 ऋण y की घात 2 बटे 100 लिखा हुआ है, तो हम इसे हल करने का अगर प्रयास करें तो हम देखते हैं कि x की घात 2 तो स्वयं में x का वर्ग है, और ऋण है तो ऋण ही लिख दिया है। अब y की घात 2 y का वर्ग होता है, 100 जो है वो उसे हम 10 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, इसे आपको समझना है। और जब ये y की घात 2 बटे 10 की घात 2 हो जाता है तो उसे हम y बटा 10 और पूरे की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। बाकी ऋण ऐसे ही आ गया, x की घात 2 ऐसे ही आ गया। अब इसकी तुलना जब हम सर्वसमिका 3 के बाएं पक्ष से करते हैं, सर्वसमिका 3 का जो बायां पक्ष है वो क्या है, x की घात 2 ऋण y की घात 2, तो हम पाते हैं कि x के स्थान पर x ही आया है यहाँ पर देखिए पहले पद में, और ऋण के स्थान पर ऋण आया है, बिल्कुल मेल खा रहा है। और फिर दूसरा पद जो है यहाँ पर सर्वसमिका में y की घात 2 है, हमारे दिए गए प्रश्न में जो हमने रूप बदल करके बहुपद को लिखा तो y बटा 10 पूरे की घात 2 मिल रहा है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि y के स्थान पर y बटा 10 हो गया है। बस यही अंतर है यहाँ पर हमको दिख रहा है, और बाकी पूरा बहुपद हमारा सर्वसमिका 3 के बाएं पक्ष से मेल खा रहा है। अब सर्वसमिका 3 जो है बाएं पक्ष में इस रूप में है, और दाएं पक्ष में x धन y एक ब्रैकेट में और x ऋण y दूसरे ब्रैकेट में इस रूप में है। और इस प्रकार हम इसे जब अपने दिए गए बहुपद को सर्वसमिका 3 के आधार पर गुणनखंडित करके लिखते हैं, अर्थात इस सर्वसमिका को प्रयोग करके उसके दाएं पक्ष के रूप में लिखते हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है।
सर्वसमीका में क्या हुआ, पहला पद जिसका वर्ग हो रहा था उसको लिख दिया गया x, और दूसरा पद जिसका वर्ग हो रहा था उसको लिख दिया गया और बीच में धन चिन्ह लगा दिया गया। एक ब्रैकेट इसी तरीके से बंद कर दिया गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में वही दोनों पद लिखे गए और बीच में ऋण चिन्ह लगा दिया गया। तो हम भी यही करेंगे। हम भी यहाँ पर देखते हैं x का वर्ग हो रहा है तो हमने x लिख दिया। अब y की जगह पर y/10 था, तो या ये कहिए कि दूसरे पद में y/10 का वर्ग हो रहा था तो हमने y/10 लिख दिया, बीच में धन चिन्ह लगा दिया और एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। दूसरे ब्रैकेट में हमें यही दोनों पद लिखने हैं, x धन y/10, जैसे इसमें लिखा हुआ था। दो पद कौन कौन से हैं, x और y/10। तो यहाँ पर भी हम x और y/10 लिखेंगे। बस अंतर ये कर देना है कि पहले ब्रैकेट में दोनों पदों के बीच धन चिन्ह था, हम यहाँ पर ऋण चिन्ह कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें जो गुणनखंड प्राप्त होते हैं वो एक ब्रैकेट में x धन y/10 और दूसरे ब्रैकेट में x ऋण y/10 और बीच में कोई चिन्ह नहीं, यानी गुणे का चिन्ह है। अर्थात ये गुणनखंड के रूप में हमें यहाँ पर बहुपद प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार आपने प्रश्न संख्या 3 के तीसरे भाग के हल को भी समझ लिया होगा, और इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 3 के तीनों भागों के हलों को यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आपको भी समझ में आया होगा। यदि कहीं पर कोई कठिनाई आती है तो आप मुझसे अवश्य पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।